तो बाइक की शुरुआत होती है शहर से, जहाँ काफ़ी सारे लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, किसी मतलब एक बंदे को ढूंढ रहे हैं उसको पेलने के लिए, और वो और किसी को नहीं बल्कि जियांग को ढूंढ रहे रहते हैं। और जियांग उस सबसे बचने के लिए झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है और उसकी फट के चौसठ हो रही है कि अरे बाप रे, अगर मैं अभी बाहर गया तो ये लोग बिना तेल लगाए मेरी ले लेंगे। और वो सारे लोग जियांग के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो सैंडी है उसने जियांग को किस किया था सरेआम सबके सामने, जो देखने के बाद सैंडी के फैन जियांग के पीछे पड़ गए थे। अरे यार, वो किसी को भी किस करे, तुम्हें उससे क्या हो रहा है, तुम लोग खाली फैंस रहो। जियांग थोड़ी ना जबरदस्ती उनको किस करने गया था, वो सामने से आके किस की थी, तो तुम लोग को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। और जियांग उन सभी सैंडी के फैन से बचने के लिए अपने घर पे भी गया था, लेकिन घर पे उसके शावली थी और शावली भी उस पर जबरदस्ती और गुस्सा कर रही है कि बाप रे, उसने तुझे किस किया, तूने किस करवाने दिया उससे, तुझे छोड़ूंगी नहीं। और फिर वो घर से भी भाग आया तो बाहर फिर रिपोर्टर्स उसके पीछे पड़ गए, मतलब जहां जा रहा है वहां कोई ना कोई उसके पीछे आ रहा है उसको पेलने के लिए। बस कल रात से मतलब वो शहर में इधर से उधर भाग रहा है, इधर से उधर छुप रहा है। और यहाँ पे जाओ झाड़ियों के पास उसकी जो टीचर रहती है वो जारी रहती है और अपने टीचर को देख के खुश हो जाता है, चलो मैं इससे मदद मांगता हूँ। और अपनी टीचर को बुलाता है और कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, ये सारे लोग मुझे ना गलती से सैंडी का बॉयफ्रेंड समझ लिया और मेरे को मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहे। तो उसकी जो टीचर है वो भी जियांग की लेने लगती है, अरे यार तुम तो सैंडी का बॉयफ्रेंड है ना, रुको मैं अभी बुलाती हूँ। तो जियांग बोलता है अरे प्लीज़ मैडम, प्लीज़ मेरे ऐसा इस बच्चे के साथ अन्याय मत कीजिए, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, अगर आप करेंगे तो मैं 3 महीने तक आपका नौकर बन जाऊँगा। तो ये सुनकर उसकी टीचर बोलती है अच्छा ठीक है मैं करती हूँ। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक कैफे में, जहाँ जियांग की टीचर जियांग को लेके आती है और उस कैफे के मतलब मैनेजर से उसकी टीचर बोलती है कि मैं आज एक ट्रिप पे जा रही हूँ, लेकिन मेरा एक स्टूडेंट है उसको मतलब लोग गलती से सैंडी का बॉयफ्रेंड समझ लिए हैं और उसके पीछे पड़ गए हैं उसको मारने के लिए, उसको पेलने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मतलब एक दिन के लिए लगभग जब तक कि मामला सॉल्व ना हो जाए जब तक आप मेरे स्टूडेंट को यहाँ रहने दीजिए। तो मैनेजर बोलता है अरे जो हुक्म, मैं जरूर उसको रहने दूंगा, या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से यहाँ रहेगा। तो जियांग भी सुन के मतलब खुश हो जाता है कि चलो भाई छुटकारा मिला। और वहाँ पे मतलब उसको नींद आने लगता है तो सोफा पड़ा दिखता है उसको, तो सोफे पे जाके वो लेट जाता है। और लेटने के थोड़ी देर बाद जियांग को एहसास होता है कि अरे यार सोफे पे तो कोई और बैठा था, मैं जबरदस्ती जाके लेट गया। तो वो उठता है और उस आदमी से मतलब सॉरी बोलता है कि माफ़ कर दो, मैंने आपको देखा नहीं। मतलब एक आदमी तो बाजू में बैठा, तो आदमी बोलता है अरे कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम थोड़े थके थे इसलिए मैंने सोचा कि चलो सोचने दो इसको। और तुम्हें जो लेके आई थी जो औरत वो भी यहाँ से गायब हो चुकी है, तो तुम उसके बारे में क्या करोगे। तो जियांग भी सोचता है अरे यार ये तो मुझे लेके आई, इसी छोड़ के चली गई, कुछ बताते थोड़ा और मदद करती। और उसके बाद वो आदमी जियांग से पूछता है कि तुम काफ़ी थके हुए लग रहे हो, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या। तो जियांग बोलता है अरे यार मैं कल रात से थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया, लोग मुझे सैंडी का बॉयफ्रेंड समझ के मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, और कल रात से मैं इधर उधर खाली घूम रहा हूँ, सही से मैं सो भी नहीं पाया हूँ जिस कारण थका हूँ। तो वो आदमी बोलता है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ, मैं तुम्हें कॉफ़ी पिलाता हूँ। और वो कॉफ़ी मंगाता है और मतलब ऐसे पीने लगते हैं दोनों। तभी जो जियांग रहता है उसके मोबाइल पे जीतोंग का फ़ोन आया रहता है और उसका फ़ोन देख के जियांग भी डर जाता है कि अरे बाप रे, ये भी लगता है कि ऐसी समझने लगी है कि मैं सैंडी का बॉयफ्रेंड हूँ, ये भी मेरे पे पक्का चिल्लाएगी। तो भी जियांग फ़ोन उठा लेता है, लेकिन वो फ़ोन उठाती वो गुस्सा नहीं करती जीतोंग उस पर, बल्कि इससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना, कल रात से तुम्हारे पीछे सैंडी के फैन पड़े होंगे तो तुम अभी सेफ हो ना, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आया। तो जियांग उससे पूछता है क्या तुम्हें मतलब मुझ पर विश्वास है, मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं सैंडी का बॉयफ्रेंड हूँ, तुम मुझसे गुस्सा नहीं ना हो। तो जीतोंग बोलता है कि मैं तुमसे गुस्सा की हूँ, मुझे तुम पे भरोसा है, ये सब खाली मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मतलब गलती से हुआ है, मुझे तुम पे पक्का भरोसा है। तो जियांग बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम मुझ पे इतना भरोसा करती हो। और फिर जीतोंग उससे पूछती है कि फिलहाल के लिए तुम कहाँ हो। तो जियांग बताता है कि फिलहाल के लिए मैं कैफ़े में हूँ और उसका एड्रेस दे देता है कि मैं इस कैफ़े में इस रोड के पास हूँ, तुम आ जाओ। तो जीतोंग बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं जल्दी आती हूँ। उसके बाद वो फ़ोन कर देता है। तो जो आदमी उसके पास बैठा था जिसने इसको कॉफ़ी का ट्रीट दिया उससे पूछता अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो जियांग बोलता है अरे नहीं मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस हम एक नॉर्मल दोस्त है। तो आदमी बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, कुछ भी रहो, वो सब चीज़ के बारे में नहीं पूछता और इसे एक छोटा सा बक्सा देता है जिसके अंदर कैंडी थी। और वो आदमी फिर जियांग से पूछता है तुम मैजिक पे विश्वास करते होगे ना। तो जियांग तो करता है क्योंकि वो केक के बारे में जानता है, वो जादुई केक और परी के बारे में, लेकिन वो नाटक करता है क्योंकि ये सब चीज़ के बारे में लोगों को नहीं बता सकता। और झूठ आदमी से बोलता है क्या मैजिक, अरे वो मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता, सब हाथों की सफाई होती है। तो ये सुनकर आदमी बोलता है हाँ तुमने सही कहा, आजकल के ज़माने में मैजिक ये सब फालतू बातें हैं, कोई भी मैजिक वैजिक ऐसी चीज़ नहीं होती, मेरे पास कुछ कैंडी है, नॉर्मल कैंडी है, कुछ नहीं है इसमें, तुम्हें ये खाना हो तो खाना। और उससे मतलब जियांग को वो बक्सा देता है जिसके अंदर कैंडीज थी। और तभी जियांग के मोबाइल पे फ़ोन आता है कि जीतोंग मतलब पहुंच चुकी है। तो उसको लेने जाता है वो उठ के, और जैसे ही जीतोंग को वापस कैफ़े में लेके आता है वो देखता है कि जो आदमी था वो गायब हो चुका है, प्लस उसने जो बक्सा दिया था कैंडी वाला बक्सा वो वहीं पर है। तो उसको मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए वो बक्सा जीतोंग को नहीं दिखाता और चुपके से उसे रख लेता है कि बाद में देखेगा आखिर इसमें वाकई में है क्या। और तभी जो परी रहती है वो भी जियांग के लिए सामान लेके आई रहती
रहती है, लेकिन वो देखती है कि जियांग तो जीतोंग के साथ है और काफ़ी खुश है, इसलिए वो वहाँ से चल जाती है और मतलब नदी किनारे बैठ कर मतलब गुस्सा करने लगती है जियांग पर कि मैं तुम्हारे बारे में इतना टेंशन ले रही थी, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा सामान भी लेके आई थी, तुम्हारा बैग लेके आई थी, लेकिन तुम तो कहीं और भी मतलब काफ़ी खुश लग रहे हो, काफ़ी मज़े कर रहे हो, करो, मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पे एक आदमी पहुँचता है और वो मतलब परी को पहचान लेता है, कहता है अरे तुम तो मई टाटा हो ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो। और वो और कोई आदमी नहीं था बल्कि वही आदमी था जो अभी जियांग के पास था, जिसने जियांग को कैंडी दिया, उसे जो कॉफ़ी पिलाया था। और वो और कोई नहीं बल्कि जो पिछले एपिसोड में हमने एक बंदे के बारे में जाना था कि एक फैक्ट्री का डायरेक्टर है जिसने मतलब वो क्यूपिड चॉकलेट बनाया था, वो जादुई चॉकलेट। और उसे देखते ही जो परी रहती है एकदम डर जाती है और कहती है अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि कुछ नहीं, बस मैं यहाँ कुछ लेने आया था। तो परी मतलब खुश हो जाती है, चलो कुछ लेने ही आए थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तभी वो मतलब डायरेक्टर कहता है, वो आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई है, स्पेशली वो लड़के जियांग के साथ। तो ये सुनने के बाद परी डर जाती है और समझाने लगती है, पूरा मतलब अपना कहानी बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, इसके बाद से मतलब मेरे से कोई गलती नहीं होगा। तो ये सुनने के बाद डायरेक्टर बोलता है अरे यार तो इसमें मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही हो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बस नॉर्मल केक बनाने वाला हूँ। तो ये सुन के परी मतलब खुश हो जाती है, लेकिन तभी डायरेक्टर कहता है कि लेकिन जो तुमने की थी ना वो एक मतलब क्राइम ही है। पहली बार तुम इंसानों के सामने आई, इंसानों को चॉकलेट खिलाई, क्योंकि इनको इंसानों के सामने आना अलाउड नहीं है, लेकिन ये तो जियांग के साथ मतलब खूब मस्ती करती है, मजाक करती है। तो ये डायरेक्टर बोलता है इसकी सज़ा तो मिलेगी, तो तुम सज़ा लेने के लिए तैयार हो। तो मतलब परी डर जाती है कि नहीं नहीं मुझे सज़ा नहीं चाहिए। परी की बहुत फट जाती है और बहुत मतलब क्यूट से छोटे से बच्चे जैसा मुंह बना के मतलब डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ मदद कीजिए मेरी, ईश्वर बचा लीजिए, अगले बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। और उसकी पावर भी कम हो रही है, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड्स में देखे हैं कि जब से इंसानों के साथ रहने आगे उनकी मदद कर रही है, जब से धीरे धीरे उसकी पावर भी खत्म हो रही है। और उसकी मेन समस्या यही है कि उसकी प्रॉब्लम अति खत्म ना हो जाए, इसलिए वो डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, आज के बाद मैं ये सब नहीं करूँगी। तो डायरेक्टर भी बोलता है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और उसे उसी नदी पर ले जाता है और अपना कोई मैजिक परफॉर्म करता है, और ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि 2 मिनट के अंदर पूरा मैजिक हो जाता है। और वो मैजिक होने के बाद डायरेक्टर परी से बोलते हैं लो अब तुम्हारा मैजिक मतलब कंट्रोल हो गया, तुम अपना मैजिक अब अच्छे से कंट्रोल कर पाओगी, लेकिन तुम्हें इंसानों के साथ अब बातचीत नहीं करना पड़ेगा, तुम जैसे पहले थी वैसे तुम्हें जाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम वापस इंसानों के साथ बातचीत करने गई, उनके क्लोज आई, तुम्हारा मैजिक पहले जैसा हो जाएगा, फिर से तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगी। और तुम्हारे जगह पे तुम्हारे लिए वो लड़का अभी भी इंतजार कर रहा है, और वो जियांग के बारे में नहीं किसी और लड़के के बारे में बात कर रही है। जो सुनने के बाद परी बोलती है अरे यार उसको हार मान लेनी चाहिए, मैं उसको भाव नहीं देने वाली हूँ। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सावली पे, जो कि मतलब टीवी में देख रही है कि एक लड़की मेरे जियांग के पीछे पड़ी है, और वहाँ से सोचती है कि जितनी भी लड़कियां हैं जो कि मेरे जियांग के पीछे पड़ी है वो सबको मैं जान से मार डालूंगी, उसके बाद जो जियांग है उसकी मैं टांगे तोड़ दूंगी ताकि वो मेरे से दूर ना भाग पाए, फिर हम लोग पहाड़ पे आराम से अपनी पूरी जिंदगी बिताएंगे। तभी पीछे सावली की मॉम आती है और शायली को मार कर बेहोश कर देती है और कहती है जब देखो जियांग 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 करते रहती है, और अपने जितने भी बॉडीगार्ड है उनको बुलाती है और अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि मेरी बेटी को उठा के जाके गाड़ी में रख दो, हम आज ही अमेरिका के लिए नहीं कर रहे। और खुद से गुस्से में कहती है कि मेरी बेटी की शादी उस हरामी के बेटे से बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब शावली की माँ और जियांग के बाप के पीछे पक्का कुछ ना कुछ लफड़ा हुआ है, और वो लफड़ा क्या है वो शायद हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है टीवी पे, जहाँ मतलब न्यूज़ आ रहा है, जहाँ रिपोर्टर्स वगैरह सैंडी से पूछ रहे हैं कि जिस लड़के को आपने किस किया था कहीं वो आपका बॉयफ्रेंड है। तो सैंडी बोलती है बॉयफ्रेंड नहीं नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बस मेरा एक फ़ैन था, और फ़ैन की इच्छा पूरा करने के लिए बस मैंने उसे मतलब छोटा सा किस किया था, वो भी होठ या गाल पे नहीं, कान पे ही मैंने किया था, इसलिए इतना सीरियस मत हो। और ये सारी बातें जियांग भी कैफे में बैठ के सुन रहा है और कहता है कि यार इस लड़की ने बिल्कुल भी सही नहीं किया, इसने बहुत बुरा मेरे साथ किया है। तभी जीतोंग कहती है कि अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि अब बात क्लियर हो चुका है, सैंडी ने सबसे बोल दिया कि तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो, यानी अब लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। और ये सुन के जियांग भी खुश हो जाता है कि हाँ तुमने सही कहा, कल रात से उसके फैन मेरे पीछे पड़े थे, मैं पूरा रास्ते में इधर से उधर भाग रहा था, मैं कल रात सही से सो भी नहीं पाया, लेकिन अब सारी बात मतलब क्लियर हो चुकी है, अब मतलब लोग मेरे पीछे नहीं पड़ेंगे और अब मैं घर पे जा सकता हूँ। तो जीतोंग बोलती है अच्छा ठीक है, जो भी बिल हुआ वो मैं पे कर दूंगी, तुम घर पे जाके आराम से आराम करो। तो जियांग बोलता है अरे अरे तुम क्यों दोगी, मैं पैसे देता हूँ। और वो पैसे निकालने लगता है, तभी सोचता है कि अरे बाप रे जीतोंग तो अभी अभी मुझसे मिलने आई है और मैं इसी तरीके से मतलब घर पे चल जाऊंगा उसको छोड़ के, उसको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं थोड़ी देर के और रुक जाता हूँ। तो जीतोंग जियांग को देखती है अरे यार ये खड़ा होकर सोचने क्यों लगा, और मतलब उससे बोलती है जीतोंग तुम ठीक तो हो। तो जियांग बोलता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, चलो मैं थोड़ी देर बाद घर पे जाता हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए यहीं पे बैठा रहता हूँ। तो जीतोंग भी बोलते हैं अच्छा ठीक है। और तभी जियांग के मोबाइल पे किसी का मैसेज आया रहता है, जो देखने के बाद जियांग एकदम हैरान हो जाता है और थोड़ा मतलब घबरा जाता है
है और मदद मांगने लगता है जीतोंग से कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरे लिए पजामस पहनोगी। और पजामस मतलब गाइस जो इनर वेयर रहते हैं लड़कियों के, वो पहनने को कहता है, जो आपको सुनने के बाद कोई भी लड़की शर्मा जाएगी और ये भी शर्मा जाती है। जीतोंग जियांग को थप्पड़ मार देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मॉल में और हमें पता चलता है कि जियांग की एक कज़न है जो कि कुछ दिनों के लिए उसके घर पे आ रही है रहने के लिए, और वो उसके लिए कपड़े लेना चाहता था, पजामस वगैरह, इसलिए उसने मदद मांगा था जीतोंग से कि प्लीज़ तुम पहन के मतलब चूज़ करो क्या सही रहेगा। और इसने बेचारी को मतलब थप्पड़ मार दिया, जो मतलब सोच के जीतोंग को भी अच्छा नहीं लग रहा कि बाप रे बस बेचारा मुझसे मदद मांग रहा था लेकिन मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। और यहाँ पे मतलब जियांग भी परेशान है कि मेरे को शायद सीधे सीधे नहीं बोलना चाहिए था, थोड़ा अच्छे से बताना चाहिए था, मुझे लगता है कि मुझे ठरकी समझने लगी है। मतलब दोनों एक दूसरे के बारे में ऐसी सोच रहे हैं कि मेरी गलती है मेरी गलती है। उसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं जहाँ से इनको सामान लेना था। तो जीतोंग बोलते हैं चलो हम अंदर जाकर लेते हैं, और अंदर खाली मतलब लड़कियों के इनर वेयर्स थे, मतलब चड्डी और ब्रा वगैरह, जो देख के ऑफकोर्स जियांग की हालत ख़राब हो रही है। और तभी मतलब एक कपड़ा पहन के आती है जीतोंग और कहती है ये ठीक है ना, हम ये ले ले। और जियांग देख के मतलब अलग ही खोया कि अरे बाप रे ये कितनी प्यारी लग रही है, और कुछ उसके मुंह से निकलता नहीं। तो जीतोंग समझती है कि जियांग कुछ नहीं बोल रहा इसलिए शायद ये अच्छा नहीं होगा, मैं दूसरा पहन के आती हूँ। और इसके बाद एक के बाद एक और पहन के आती है जिसमें और भी ज़्यादा वो सेक्सी लगती है। और जियांग मतलब उसके नशे में खो जाता है, उसके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है, एकदम मतलब उसका अलग लेवल का ठरक मतलब छा जाता है। वो उल्टा सीधा बात मुझे जीतोंग के बारे में सोचने लगता है। तो उसके मतलब उसके पास आती है जीतोंग और बोलती है कि लगता है कि तुम मतलब चूस नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, मुझे भी दिक्कत होता है जब मैं शॉपिंग करने आती हूँ, अगर हम चूस नहीं कर पा रहे तो एक काम करते हैं हम सबके सब ले लेते हैं। तो जियांग बोलता है अरे सब लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जो हाथ में लिया है ना वो अच्छा लग रहा है, वही खरीद लेते हैं। तो वो बोलती है जीतोंग अच्छा ठीक है। तभी मतलब चेंजिंग रूम से एक लड़का लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, अरे तुम क्या कर रहे हो, नहीं मत करो। और मतलब एक अंदर कपल थी जिसकी जो लड़की थी वो बाप रे यार क्या आदमी जैसी दिख रही है, जो देखने के बाद ये दोनों हैरान कि अरे बाप रे ये आदमी है या फिर औरत। और वो दोनों कपल इन दोनों की तरफ देख के बोलते हैं यार तुम्हें शर्म नहीं आ रही, कैसे दूसरों की लड़कियों पे देखते हो, चुपचाप अपना काम करो। और उनके जाने के बाद ये दोनों हंस रहे। इसके बाद ये लोग और दूसरे जगह पे जाते हैं शॉपिंग वगैरह करने, घूमने की जगह, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा घूमते हैं। उसके बाद वो लोग गेम खेलने आते हैं, मतलब वीडियो गेम वगैरह नहीं, दूसरे सारे जो जापानीज़ और चाइनीज़ गेम्स रहते हैं वो खेलने जाते हैं। और जीतोंग आती है, मतलब एक फ़ोटो खींचने वाला गेम रहता है जहाँ से अपना फ़ोटो खींच सकते हैं, जो जीतोंग को नहीं आता कि अरे यार ये कैसे खेलते हैं। तो जियांग बताता है यार ये नहीं आता, चलो मैं बताता हूँ। और लोग काफ़ी सारा फ़ोटो खींचते हैं फ़नी फ़नी स्टाइल बनाकर, जो काफ़ी अच्छा लगता है। और उस पूरा फ़ोटो प्रिंट करवा के लोग अपना घर पे जाने के लिए निकल जाते हैं। और जीतोंग कहते हैं कि आज का दिन काफ़ी अच्छा दिन था, आज का दिन बेस्ट दिन था, आज मैंने बहुत ज़्यादा मज़ा किया। और तभी उनके पीछे कुछ मतलब गुंडे मवाली आते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ जियांग हमने तुझे ढूंढ लिया, वो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। और जियांग देखता है कि इन गुंडों में तो वही लड़की है जिसने तेंजुआन के कपड़े फाड़े थे। मतलब इस पिछले सीजन में हमने देखा था एक एपिसोड में एक कॉम्पिटिशन हो रहा था, मतलब ड्रेस पहनने का था, मतलब उसमें 3 घमंडी लड़कियां थी जिन्होंने तेंजुआन के जानबूझ कर ड्रेस फाड़ दिया था ताकि वो पहन के भाग न ले पा रहे, वो हार जाए। लेकिन जियांग ने उसको बचा लिया था, एक दूसरा कपड़ा ला के दिया था, परी के मैजिक से मतलब काफ़ी सब सही हो गया था। और जिस बात का वो बदला लेने के लिए जियांग के पास आई है बहुत सारे गुंडे वगैरह को लेके, और जियांग पहचान लेता और कहता है कि अच्छा तुम लोग वापस मुझसे बदला लेने आए हो। तो वो लड़की कहती है कि हाँ अब देखना तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे सबक सिखा के रहेंगे। और यहाँ पे जीतोंग डर चुकी है कि बेचारा जियांग तो कमज़ोर है, इन सबसे लड़ नहीं पाएगा। लेकिन जियांग बोलता है यार तुमने मुझे गलत समझा है, उस दिन में तुम्हारे बाप के सामने तुम्हारे घर पे मैं हीरो नहीं बन पाया था, उस दिन मैंने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई थी, लेकिन आज मैं तुम्हें असली ताकत दिखाऊंगा। और जितने भी गुंडे थे सब जियांग पे हमला करने के लिए आने लगते हैं। उतने में जीतोंग भी पुलिस को फ़ोन कर देती है कि हमारे पीछे गुंडे पड़े हैं, प्लीज़ आके हमें मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, प्लीज़ आके हमें बचाइए। लेकिन क्या जियांग जितने भी मतलब गुंडे रहते हैं सबको पेलने लगता है और बहुत हार्ड तरीके से, उसको असल में गाइस कुंफू आता था, और जितने भी गुंडे वगैरह रहते हैं वो सबको पेल देता है। उतने में पुलिस भी वहाँ पे पहुँच जाती है, वो सारे गुंडे वगैरह को अपने गाड़ी में बैठ के ले जाने लगते हैं। और वो पुलिस में जियांग का जो दोस्त था जिसको हमने सीजन 1 में भी देखा था, जिसको अपने भाई जैसा समझता है, वो भी था और कहता है यार जियांग मुसीबत में हो ही नहीं सकता, किसी भी गुंडे वगैरह को तो आसानी से निपटा सकता है, आखिर उसे कुंफू जो आता है, आखिर उसके पापा हमारे चीफ है, मतलब उसका जो बाप है जियांग का वो पुलिस में है। और ये सुनकर जीतोंग बोलते हैं क्या जियांग के पापा पुलिस में है, लेकिन जियांग ने मुझे आज तक ये बात नहीं बताई। लेकिन जियांग का रिएक्शन देखने से ऐसा लगता है कि उसे नहीं पसंद कि उसके पापा पुलिस वाले हैं, और वो ऐसा मानता है कि जो पुलिस वाले रहते हैं वो सबसे बेकार इंसान रहते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
क्यूपी चॉकलेट सीजन 2 एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जियांग के एक छोटे से फ्लैशबैक से कि जब वो छोटा था उसे पुलिस वाला बनना था। उसे पुलिस वाले बहुत ज़्यादा पसंद थे। इनफैक्ट उसके मम्मी पापा दोनों पुलिस में हैं और उसका बाप तो पुलिस का चीफ है, यानी सबसे बड़ा पुलिस का हेड है। लेकिन अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब तो जियांग को पुलिस बनना क्या मतलब, अब तो पुलिस वाले उसे पसंद भी नहीं। उसे उसका बाप पुलिस वाला है, ये बात भी उसे पसंद नहीं। और वो जीतोंग के साथ घूम रहा था, तब कुछ गुंडे ने हमला किया था और सारे गुंडों को मार गिराया। उसके वजह से मतलब अपने बाप का नाम सुनता है कि वो पुलिस वाला वगैरह है, वो वहाँ से जाने लगता है। तो जीतोंग उसके पीछे पीछे आती है और जीतोंग उससे कह रही यार तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम इतने स्ट्रांग है, तुम्हें कुंफू आता है। और जियांग मतलब उसकी बातें ऐसी सुन रहा है और चलते जा रहा है। तभी अचानक से रुक जाता है, जिस कारण जीतोंग उससे टकरा जाती है। तो जीतोंग को हल्का सा चोट लगता है और कहते हैं यार तुम अचानक से रुक क्यों गए, मुझे चोट लग गई। और तभी जियांग उससे कहता है कि मुझे लेट हो रहा है, मैं घर पे जाना चाहता हूँ, इसलिए चलो सबसे पहले मैं तुम्हें अपने घर पे छोड़ देता हूँ। लेकिन जीतोंग बोलती क्या इतना जल्दी नहीं, मुझे थोड़ी देर और घूमना है, इसलिए प्लीज़ अभी मत जाओ, हम थोड़ी देर बैठ के और बातें करते हैं। मैं वादा करती हूँ मैं तुमसे कुछ भी आलतू फालतू सवाल नहीं पूछूंगी, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। तो जियांग बोलता है अच्छा ठीक है, चलो कहीं हम पास में जाके बैठते हैं, वहाँ पे बातें करेंगे। और जब वो लोग ये सारी बातें कर रहे हैं, कोई एक मतलब मिस्टीरियस आदमी पेड़ पर से बैठ के जियांग को देख रहा है और वो जियांग के बारे में जानता भी है, उसका नाम भी जानता है। उसके बाद जियांग और जीतोंग जाते हैं, मतलब बैठते हैं झूले पे और ऐसी थोड़ी देर के लिए शांत है। तभी जीतोंग जियांग से पूछती है कि मतलब क्या होगा, तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो, तुम्हारे दिल में मतलब कुछ बात है क्या, तुम्हें पुलिस वाले क्यों नहीं पसंद। तो जियांग बोलता है अरे यार ये फिर से पूछने लगी। तो जीतोंग मतलब बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी, बस तुम यहाँ से जाना मत। तो जियांग बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, तुम इतना पूछ रही हो तो मैं बताता हूँ। असल में मैं पहले जब छोटा था उस समय मैं पुलिस वाला बनना चाहता था, मेरे मम्मी पापा दोनों पुलिस में थे। लेकिन धीरे धीरे मेरे से वो मन हट गया, क्योंकि जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जो मेरे मम्मी पापा है अपने काम के कारण हमेशा बाहर बिजी रहते थे और मेरे साथ कभी नहीं रहते थे। मेरा टेस्ट में बहुत अच्छा मार्क्स आया था, मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मैं अपने मम्मी पापा को दिखाऊंगा तो लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन जब मैं उनको दिखाने गया उन्होंने मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया और मुझसे कहा कि देखो तुम्हारे मम्मी पापा भी बिजी है, इसलिए जाके अंदर जाके खेलो, अभी हम तुमसे बात नहीं कर सकते। जिस बात पे मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, और ये एक बार की बात नहीं है, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता था। हमेशा मम्मी पापा मुझसे दूर रहते थे, मुझसे कभी बातचीत नहीं करते थे। यहाँ तक कि जो मेरा 9वां बर्थडे था, मतलब मेरा 9th बर्थडे, उस दिन भी मम्मी पापा घर पे नहीं थे और मैंने खुद का बर्थडे खुद अकेले बनाया था। खुद को मैंने विश किया था और अपने लिए गाना गाया था। मतलब सोचो कैसा लगता होगा जब खुद का बर्थडे कोई खुद मनाता होगा। और जीतोंग ये सारी बातें सुन के भी सोच रही है कि बेचारे जियांग में कितनी मतलब गहरी बातें अभी तक छुपा के रखा था उसने कुछ नहीं बताया था, कितना तकलीफ उसको पहुंचा। इसके बाद जियांग बताता है कि उतना तो एक बार के लिए ठीक था, उतना मैं कैसे भी काम चला रहा था, लेकिन एक दिन जो मेरे साथ हुआ उसके बाद से तो मतलब मेरा पुलिस वालों से विश्वास ही उठ गया। उस दिन से तो मैंने ठान लिया कि मैं कुछ भी बनूंगा लेकिन पुलिस वाला नहीं बनूंगा। और वो बात ये है कि जब मैं 11 साल का हुआ, हमेशा की तरह एक दिन अपने घर में था, उस समय 2 क्रिमिनल मेरे घर में घुस आए दरवाजा तोड़ के, और उन 2 क्रिमिनल में से एक क्रिमिनल के बेटे को मेरे पापा ने ही पकड़ा था, जिस कारण वो अपने बेटे का बदला मेरे पापा के बेटे यानी मुझसे लेना चाहते थे और वो घर में घुस गए थे। उस समय मैं जैसे तैसे मतलब छुप गया था और पुलिस में फ़ोन भी किया था कि मैं बहुत डेंजर में हूँ, प्लीज़ पापा आके मुझे बचा लीजिए। और उस समय मैं बहुत ज़्यादा डरा था, हर एक सेकंड मेरे लिए 1 घंटे के बराबर था। मैं इसी छुपा रहा, रोता रहा, डरता रहा कि कब पापा आएंगे, अब मुझे बचाएंगे। और थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आए, उन दोनों क्रिमिनल को पकड़ के ले गए, लेकिन वो पुलिस वाले मेरे पापा नहीं थे, वो दूसरे कोई थे। और उन्होंने ये बताया कि मेरे पापा बिजी है, वो अभी नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने दूसरे पुलिस वाले को भेजा था मुझे बचाने के लिए। उस समय से तो मैंने ठान लिया कि पुलिस वाले बहुत बेकार इंसान होते हैं। जो पुलिस वाला अपने बेटे को बचाने नहीं आया, दूसरे पुलिस वाले को भेजा, वो आखिर मतलब कितना अच्छा आदमी हो सकता है, वो अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता। और उसके बाद से फिर से ऐसा एक्सीडेंट ना हो, यानी फिर से कोई चोर वगैरह क्रिमिनल हमारे घर में ना घुस आ जाए, क्योंकि मैं हमेशा अकेला रहता हूँ, जिस कारण मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मतलब घर चेंज करते रहे, कभी यहाँ रहते थे कभी वहाँ रहते थे, ताकि मतलब बार बार क्रिमिनल हमारे घर में ना घुस आए। लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ हमारे घर चेंज होते रहे। मम्मी पापा हमेशा बिजी रहते थे, हमेशा अपना काम पे रहते थे और मैं हमेशा घर में अकेले रहता था। हाँ, लेकिन एक दिन मेरे साथ मतलब ऐसा हुआ कि मैं किसी से मिला जो कि वाकई में मेरी कदर करती थी, जो वाकई में मेरा ख्याल रखती थी, और वो और कोई नहीं बल्कि अपने टीचर के बारे में बात कर रहा है कि उसकी टीचर मिली थी और इसका वाकई में ख्याल रखती थी। और एक टीचर थी तो इसको पढ़ाने भी लगी थी, लेकिन वो उसके लिए सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक बड़ी बहन
जैसी बन गई। और हमेशा की तरह एक दिन और जब वो जियांग अकेला था अपने घर पे, उसके मम्मी पापा बिजी थे अपने काम में और जियांग घर पे अकेला था, उस समय उसकी टीचर आती है और कहती है क्या तुम हमेशा की तरह अकेले हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, चलो खाना खाते हैं। और उस दिन स्पेशल दिन था, कोई नॉर्मल दिन नहीं था, त्यौहार था, तो भी उसके मम्मी पापा उसे घर पे नहीं थे और टीचर उसके लिए खाना बना के लाई थी। और वो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है, वो जियांग को खाने को देती है, जो खाने के बाद जियांग को अपनी माँ द्वारा बने हुए खाने की याद आ जाती है। लेकिन उसे याद भी नहीं कि उसकी माँ ने इतना अच्छा खाना बना के उसे कब खिलाया था, और अपने माँ का फ्लैशबैक याद करने लगता है और रोने लगता है कि बहुत लंबे समय बाद मैं इतना टेस्टी खाना खा रहा हूँ। तो ये मतलब उसको रोता हुआ देख के उसकी टीचर उसके पास आती है, उससे गले लगा लेती है और कहती है प्लीज़ बेटे तुम रो मत, तुम दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो। और यहाँ पे बहुत स्वीट सा एक सीन आता है और मेरी टीचर को भी ऐसा लगने लगा कि मेरे मम्मी पापा मुझ पर ध्यान नहीं देते, दिन भर अपने काम में बिजी रहते हैं, अपने बच्चे के बारे में परवाह नहीं करते। इसलिए उन्होंने एक दिन मेरे मम्मी पापा को बुलाया, फिर उनको समझाया कि देखिए आपका बच्चा अकेला रहता है। उस दिन मेरे मम्मी पापा समझे भी थे, उनसे कहा था कि हमें माफ़ कर दो बेटा, हम तुम्हें बहुत लंबे समय से इग्नोर मार रहे थे, लेकिन अब से हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें मतलब किसी भी बात का प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेरी टीचर ने मेरे पापा को एडवाइस दिया था कि मुझे मतलब ट्रेनिंग दे कुंफू की, ताकि फ्यूचर में कभी कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ये सुनने के बाद जीतोंग बोलते हैं अच्छा था तुम्हारे पापा ने तुम्हें कुंफू सिखाया। तो जियांग बोलता है कि नहीं, उन्होंने नहीं सिखाया, उन्होंने मतलब एक जिम में भेजा था जहाँ मुझे सिखाया जाता था, लेकिन वो जिम में भी मुझसे कभी मिलने नहीं आते थे, कभी बोले तो कभी भी नहीं मिलने आते थे। मेरी टीचर ने बहुत मेहनत किया था कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी सही हो, थोड़े समय के लिए हुआ था, लेकिन वो समय बहुत थोड़े समय के लिए था, बाद में सब कुछ पहले हो जैसा हो जाता है। फिर से मेरे मम्मी पापा बिजी रहने लगते हैं और मैं घर में अकेला रहने लगता हूँ। और फिर एक समय आता है, मतलब एक न्यू ईयर का टाइम आ गया है, उस समय भी उसके मम्मी पापा को काम पे बाहर जाना था, इमरजेंसी आ गया था उनके काम में। और वो जो त्यौहार था, न्यू ईयर का त्यौहार था, वो ऐसा समय रहता है जब लोग अपने घर में अपने बच्चों के साथ उसका नया साल सेलिब्रेट करें। लेकिन उस दिन उसके मम्मी पापा उसके घर पे नहीं रह सकते और उसके मम्मी पापा को भी मतलब मजबूरन ही उनको भी काम के कारण बाहर जाना पड़ता था। लेकिन उसी दिन उस समय पे आ गई थी उसकी टीचर जियांग से मिलने और न्यू ईयर विश करने। लेकिन जब उसकी माँ और टीचर देखती है कि जियांग तो जहाँ बैठा तो वहाँ बैठा नहीं है, गायब हो चुका है, लेकिन वो कहीं बाहर नहीं गया रहता है, वो किचन में रहता है, किचन में डम्पलिंग बनाने के लिए गया रहता है और अपने पापा से कहता है कि आज नया साल है इसलिए मैं अपने पापा के साथ डम्पलिंग बनाने वाला था। और अपने पापा से रिक्वेस्ट करते कि प्लीज़ चलिए डम्पलिंग बनाइए। और उसके पापा तैयार भी हो जाते हैं, मतलब उनको बिजी था, उनको मतलब कहीं बाहर जाना था, लेकिन वो भी तैयार होते हैं क्योंकि जियांग यहाँ पे नहीं चाहता था कि जो उसके टीचर ने उसके लिए जो किया है वो वेस्ट जाए, क्योंकि उसने उसके मम्मी पापा से रिक्वेस्ट किया था जियांग के टीचर ने कि प्लीज़ आप जियांग के साथ थोड़ा रहिए, उसके साथ समय बिताइए। और जिस कारण मतलब ऐसा दिखाना नहीं चाहता था अपने टीचर को कि नहीं अभी भी मेरे फैमिली मेरे साथ नहीं रहते, बिजी रहते, जिस कारण मतलब इतना नाटक करता है, अपने पापा को मनाता है कि रुक जाइए, डम्पलिंग बनाइए, आज नया साल है, हम लोग घर पे सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे सारी बातें जियांग जीतोंग को बता रहा है और कहता है कि मैंने हमेशा बाहर ऐसा दिखाया समाज के सामने कि जो मेरी फैमिली है एक नॉर्मल फैमिली है, जैसे कि फैमिली होती है, हम लोग साथ में रहते हैं, टाइम बिताते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि अंदर ही अंदर हमारे फैमिली के बीच में कितना मतलब प्रॉब्लम चलता है। और एंड में मेरे पापा का एक दोस्त ने मुझे मतलब ट्रेनिंग दिया कुंफू का और उन्होंने मुझे सिखाया। मेरे पापा ने एंड तक मेरा मतलब उसके अंदर एक हाथ तक नहीं बटाया। और ये सारी बातें जो जियांग जीतोंग को बता रहा है और जीतोंग सारी बातें सुनती है और जियांग से कहती है कि तुम्हें पता था कि अकेले रहने का दर्द कैसा होता है, इसलिए तुमने मेरी मदद करनी चाहिए थी। जो गाइस हमने सीजन 1 के एपिसोड 2 में देखा था कि जीतोंग भी हमेशा घर पर अकेली रहती थी, उसकी माँ नहीं है, ना ही उसके कोई दोस्त है, उसका बाप हमेशा दूर रहता था। तो जियांग ने मदद किया था उसके बाप को रियलाइज़ कराने में कि देखो तुम्हारी बेटी अकेली रहती है, तुम्हें अपनी बेटी के साथ रहना पड़ेगा। और फिर जियांग बताता है कि हाँ मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम पे भी वो सारी बातें बीते जो कि मुझ पे बीती है। और ये सारी बातें मतलब जो परी है वो भी देख रही है, पूरी सुन रही है दूर खड़ी होकर। और तभी जीतोंग जियांग से कहती है कि तुम हमेशा दूसरों के सपना पूरा करने की कोशिश करते हो, उनकी मदद करते हो, लेकिन तुम्हारी मदद कौन करेगा, कौन तुम्हारा सपना पूरा करेगा। तो जियांग बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जीतोंग आके उससे चिपक जाती है और कहती है कि मुझे फ़र्क पड़ता है। और जीतोंग जियांग से कहती है कि हमेशा तुम ही क्यों मेरी मदद और मेरी परवाह करते हो, मैं हो गई, तेंजुआन हो गई, लीन हो गई, हम सबके ज़िंदगी में ऐसा समय आ गया था जब हमने बहुत मुसीबत झेला था, हम अकेले हो गए थे, लेकिन उस समय तुम आए, तुमने हमारी बात को समझा, हमारा सपना पूरा किया, हमारा दर्द तुमने अपने साथ बांटा। और तुम्हें भी कोई चाहिए जिसके साथ तुम अपना दर्द बांट सको, लेकिन तुमने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। अगर तुम बताओगे नहीं तो हम तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगे, हम तुम्हारा दर्द कैसे बांट पाएंगे। और अगर मैं तुम्हारा मदद नहीं कर पाई तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा, मुझे भी बहुत चोट पहुँचेगी।
तो जियांग जीतोंग को बोलते हैं कि प्लीज़ चुप हो जाओ, तुम रो मत, और कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम अपना इतना इंपॉर्टेंट समय मेरे इस फालतू चीज़ पे वेस्ट कर दो। तो जीतोंग बोलते हैं नहीं, ये फालतू चीज़ें नहीं है, तुम बचपन से काफ़ी दुखी हो, काफ़ी मतलब अकेले हो, तुम चाहते थे कि कोई भी तुम्हारी बात सुने, तुम्हारा दर्द समझे, लेकिन तुमने कभी किसी को नहीं बताया, और इतना मतलब मुसीबत होने के बाद भी तुम्हारे चेहरे से स्माइल नहीं गई, और तुम मतलब जो ठान के रखते थे वही तुमने एंड तक पूरा किया। तुम जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और मुझे पता है कि तुमने अभी तक अपने पुलिस वाला बनने के सपने पे हार नहीं माना है, क्योंकि आखिर तुम्हारे बचपन का सपना है, और जो तुम एक बार ठान लेते हो तुम करके रहते हो। और पूरा गला लगा लेती है जियांग को, और जियांग भी मतलब उससे मतलब हक कर लेता है, और यहाँ पे बहुत स्वीट सा मूवमेंट आता है, और ये सारी चीज़ें परी भी देखती है, और उसे मतलब थोड़ा सा दुख होता है, और वो वहाँ से चली जाती है, और सोचती है कि जो जीत होंगे वो बहुत समझदार है और प्यारी लड़की है, और वो काफ़ी अच्छे से जियांग को समझती है, और ऐसा लगता है कि जियांग भी जीतों को काफ़ी लंबे समय से पसंद करता है। तो शायद जियांग की ज़िंदगी में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है, और वो रोने लगती है और खुद से कहने लगती है कि आखिर मैं रो क्यों रही हूँ, आखिर मेरा दिल इतना ज़ोरों से क्यों धड़क रहा है, आखिर ये फीलिंग क्या है। क्योंकि गाइस हमें पता है कि धीरे धीरे जियांग के साथ रहने के बाद परी के दिल में भी जियांग के लिए फीलिंग आ जाती है, और वो मतलब रोने लगती है सारा चीज़ें देख के, और उसका आंसू दम पूरा क्रिस्टल की तरह आसमान में चमकने लगता है। और फिर परी एक बिल्डिंग पे जाके खड़ी हो जाती है और खुद से कहने लगती है कि जो भी जियांग के फ्यूचर में होगा, जो भी मेरे फ्यूचर में होगा, शायद हम दोनों कभी एक दूसरे से वापस ना मिल पाए, क्योंकि अब मुझे अलाउ ही नहीं है इंसानों के बीच में जाकर उनसे बातचीत वगैरह करने का। प्लस उसको मतलब बहुत लोग का सहारा मिल चुका है, तो शायद अब उसके फ्यूचर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, अब शायद मैं जियांग से वापस कभी ना मिल पाऊँ। तभी पीछे से आता है एक आदमी, और वो और कोई नहीं बल्कि वो आदमी था जो कि पार्क में पेड़ पे बैठ के जियांग पे नजर रख रहा था। और ये लड़का उसी दुनिया से है जिस दुनिया से परी है, मतलब शायद आप इसको परा बोल सकते हैं, और इस लड़के का नाम है क्रोक, और परी से देखते ही पहचान जाती है। और लेकिन परी को लड़का कुछ खास पसंद नहीं, और इग्नोर मार के वो जाने लगती है। तो लड़का उसे मनाने भी लगता है, मतलब क्रोक उसे मनाने लगता है, लेकिन परी नहीं सुनती। तो लड़का दम सीधे उसके सामने चला जाता है और कहता है कि आखिर मुझे बताओ तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, मेरी बात क्यों नहीं सुन रही। लेकिन परी उसकी ये बात का जवाब नहीं देती, और उससे पूछती है मुझे तुम ये बताओ तुम पृथ्वी पे क्या कर रहे हो इंसानों के बीच में। तो क्रोक कहता है मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ, मैं तुम्हें वापस अपनी दुनिया में ले जाने आया हूँ, और तुमने जियांग को बता दिया है कि वो मैजिक का पावर कैसे हटाए खाली लड़कियों का इच्छा पूरा करने से, मतलब अब तुम्हारा काम यहाँ पे हो चुका है, इसलिए मेरे साथ चलो, अपनी दुनिया में वापस चलो। तो परी बोलते है कि नहीं, एक काम मुझे और बाकी है जो मैं करने के बाद आऊंगी। तो ये सुनकर क्रोक कहता है तुम्हें पता है तुम पृथ्वी पे इंसानों के साथ कितने लंबे समय से हो। तो परी बोलती है अरे मेरी मर्जी में कितने समय के लिए रहूँ, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। और वो जाने लगती है इतना बोल के, लेकिन क्रोक परी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि देखो अब यहाँ पे तुम्हारी परवाह करने वाला कोई नहीं है, मैं एक तुम्हारी परवाह करने वाला हूँ। और जो जियांग था उसको भी अब उसकी गर्लफ्रेंड मिल चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा यहाँ रह के कोई मतलब है, और तुम्हारा काम पूरा हो चुका है, इसलिए चलो मेरे साथ वापस। तो परी बोलते हैं मेरा मेन काम अभी बाकी है, क्योंकि मुझे अभी तक पता नहीं चला कि स्कूल की छत पे चॉकलेट किसने रखा था, क्यूपिड चॉकलेट किस लड़की ने रखा था जिस कारण सारी लड़कियों ने खाया। तो मुझे सबसे पहले उस लड़की को ढूंढना है, तब मैं जाके अपनी दुनिया में वापस आऊंगी। तो ये सुनकर क्रोक कहता है क्या बस इतना फालतू सा रीजन। और परी जाने लगती है और कहती है कि मैं उस लड़की को ढूंढूंगी तब आऊंगी, जब तक नहीं आऊंगी। लेकिन असल में उसका वापस अपनी दुनिया में जाने का मन नहीं था, लेकिन वो ये भी सोचती है कि लेकिन अब शायद जियांग को मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मैं शायद यहाँ रह भी ना पाऊँ। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।